हेलो एवरीवन। बच्चों, अब तक रिलेटिव मोशन के जो 5 क्लास हम लोगों ने किए, उन 5 क्लासेस में हम लोगों ने 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन को पढ़ा। 1 डायमेंशन में रिलेटिव पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, 1 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी, 1 डायमेंशन में रिलेटिव एक्सेलरेशन, एंड देन आफ्टर मूविंग लिफ्ट के अंदर रिलेटिव मोशन। ये सारे टॉपिक जो थे, इनमें 1 डायमेंशन मोशन में ही हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। रिलेटिव एक्सेलरेशन हो या कोई भी चीज़ हो, हम लोग 1 डायमेंशन में रह कर बात कर रहे थे। क्वेश्चन भी किया हम लोगों ने। तो ये एक हमारा पार्ट है रिलेटिव मोशन का। बहुत बेसिक है अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव मोशन की, एक्चुअल में यहीं से डेवलप होती है। तो 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से थॉरोली बेसिक से लेकर जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आज से हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कंपेरिजन टू 1 डायमेंशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्चुअल होगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही बहुत आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तुमको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। इससे बहुत चीज़ हम लोग को पढ़नी है, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत फेमस प्रॉब्लम है, रेन मैन प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन 2 डायमेंशन मोशन। तो पहले हम लोग सब एक एक करके बात करेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम क्या है, रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि 2 डायमेंशन मोशन का रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में चूँकि पहली क्लास है, तो बहुत आगे जाने से पहले आज की क्लास में बहुत बेसिक चीज़ समझेंगे कि 2 डायमेंशन मोशन में फ़र्क क्या है। अभी तुमको दिखाऊंगा, तुमको कैसा कोई तो फ़र्क नहीं है, फ़र्क बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो 1 डायमेंशन मोशन में वेक्टर एडिशन को हम लोग प्लस माइनस लेकर सॉल्व कर लेते थे कि एक तरफ प्लस मान लिया, एक तरफ माइनस मान लिया, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो सॉल्व कर लिया। बहुत आसान काम होता था। तो 1 डायमेंशन में कभी भी अगर वेक्टर एप्लीकेशन हमको यूज़ करना है कहीं भी, तो ये आसान काम होता है। किसी एक को प्लस, किसी एक को माइनस मान करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 डायमेंशन मोशन है तो यहाँ पर बाकायदा पूरा वेक्टर का प्रोसेस फॉलो होगा। वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी तुमको मैंने वेक्टर के बारे में पढ़ाया है वो सारे एप्लीकेशन यूज़ होंगे। याद करो, वेक्टर में जब तुमको मैं स्टार्ट किया था एकदम पहला क्लास क्या कहा था कि वेक्टर ही चैप्टर तो ठीक है, यहाँ पर तो तुमको ठीक है जो पढ़ रहे हो, लेकिन वेक्टर का ज़बरदस्त एप्लीकेशन तुमको देखने को मिलेगा व्हेन विल स्टार्ट रिलेटिव मोशन। तो आज वो दिन है जहाँ पर तुमको समझ में आएगा कि वाई वी रेट वेक्टर चैप्टर सो हाई। हम लोग क्यों वेक्टर चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन तो बहुत कम देखने को मिलते हैं वेक्टर से, मगर क्यों इतना हम लोग उस पर इंपॉर्टेंस देते हैं। क्वेश्चंस वेक्टर से, वेक्टर चैप्टर से तुमको एग्जाम में शायद देखने को कम मिले, लेकिन इसके एप्लीकेशन की बात करोगे तो तुमको ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यहाँ तुम्हारा बुद्धि खुल जाएगा कि वेक्टर क्यों इतना अहमियत रखता है। ठीक है, चलो तो सारी बात सीखेंगे, समझेंगे, मगर पेशेंस करके पहले कॉन्सेप्ट को जो बता रहा हूँ आज सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन जितना हम लोग करेंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन तुम्हारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, पर उसके पहले उसकी शुरुआत यहाँ से अभी से होती है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो चलो पहले फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, चीज़ों को बेहतर समझने के लिए मैंने 2 पर्सन ले लिए। चलो ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन को देख लो। ये एरो इस पर्सन ए की डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाता है, ये एरो पर्सन बी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाता है। तो दोनों का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं है। जबकि अब तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या देखते थे, अब तक जो भी हम लोग पिछले 5 लेक्चर में पढ़े उसमें क्या पढ़े, उसमें ही पढ़ा था हम लोगों ने कि 2 पार्टिकल्स से 3 पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स भी हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जाकर समझ चुके हैं। अब इस फिगर में तुम फ़र्क देख लो
बस यही 1D 2D में फ़र्क है। अब कोई बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती, यार 1D 2D पढ़ तो मैं कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर दो पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन, उनको उनका जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो एक ही सिंगल लाइन के अलोंग है। जैसे वहाँ देख लो, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग है। अलोंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, अलोंग नेगेटिव है, डज नॉट मैटर, मगर अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यही हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन है जिसमें दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ थोड़ा सा फिगर देख लो, क्या दिखाई दे रहा है? पर्सन ए का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। पर्सन बी का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में है, एटलीस्ट वो डायरेक्शन तो नहीं ही है जिसके अलोंग ए मूव कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो प्रोसेस सब कुछ वही है। जैसे तुमको मैंने पहले ही कहा कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा काम क्या कर लेते हैं कि किसी गिवन डायरेक्शन को प्लस मान लिया, किसी गिवन डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, तो वेक्टर की तामझाम से बच जाते हैं। साइन के साथ जोड़ो घटाओ, काम खत्म। वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पर प्रॉपर वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग को यूज़ करना होगा। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो रत्ती भर का फ़र्क नहीं है वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन में। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब डिफरेंट तो समझ लिया कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का क्या मतलब है। ठीक है, चलो ये है मान लिया मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और ये है हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन। हाँ देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक बात याद आ गई। अगर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे, तो आई रिक्वेस्ट कि 5 के 5 लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज जा कर के देखें, तुरंत देखें, और ताकि बैकलॉग न हो, क्योंकि हम लोग शुरू होंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, सिर्फ बढ़ते ही रहेंगे आगे। चलो, तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका ये ओरिजिन है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये दो पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पर्सन ए का डायरेक्शन किसी दिशा में है, पर्सन बी का डायरेक्शन किसी दिशा में है, और इन दोनों पर्सन को हम ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वहीं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इन दोनों की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर इनका आपस में भी करेंगे, तो जिनका आपस में करेंगे वही तुम्हारा क्या होगा, ए और बी के बीच का रिलेटिव फिजिक्स, रिलेटिव मोशन जो कह सकते हो। पहले ओरिजिन के एस्पेक्ट में दोनों की बात कर लेते हैं। मान लो ये है पॉइंट ए, पोजीशन ऑफ पर्सन ए। पोजीशन ऑफ पर्सन ए को चलो मैं बता दिया, लेट अस कॉल इट आर ए। ठीक है, ये मैंने मान लिया चलो है पोजीशन ऑफ पर्सन बी, दैट इज आर बी। तो ये आर ए आर बी इन दोनों का पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब ये जो पोजीशन जिस रेट से चेंज कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वही इनकी वेलोसिटी होगी। अब इसकी मुझको वेलोसिटी निकालनी है पर्सन ए की इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझको वेलोसिटी मिल गई वी ए, पर्सन ए की वेलोसिटी, और ये पर्सन ए की वेलोसिटी है ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में। इसको डिफ्रेंशिएट किया, मिल गई वेलोसिटी। ठीक है, ये है पोजीशन पर्सन बी की। अब ये पोजीशन जिस रेट से चेंज कर रही होगी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसकी वेलोसिटी मुझको मिल जाएगी। तो पर्सन बी की वेलोसिटी अगर निकालनी है, अभी मैं दोनों की वेलोसिटी आपस में नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं दोनों की वेलोसिटी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। बात को समझना। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन मुझको पता है कि भाई बी का पोजीशन है। अगर ये पोजीशन ऑफ बी कांस्टेंट है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये तो मतलब होता है कि द पर्सन बी इज एट रेस्ट। और अगर चेंज कर रहा है तो जिस रेट से चेंज कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन वही पार्टिकल बी का, पर्सन बी का वेलोसिटी होगा। तो पर्सन बी की वेलोसिटी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझको मिल गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं वी ए और वी बी लिखूँ, ये ओ ना लिखूँ,
तो समझ जाना कि सर ने ओ के रेस्पेक्ट में लिखा है, जहाँ लिखना होगा स्पेसिफाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तो पोजीशन मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, और अगर मैं ये भी चेक करना चाहूँ कि ये वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है टाइम के एस्पेक्ट में, कर भी रही है कि नहीं भी कर रही है, अगर नहीं कर रही तो ये कांस्टेंट है इसका मतलब, यानी कि पर्सन ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर ये वेलोसिटी भी चेंज कर रही है यानी कि पर्सन ए में एक्सेलरेशन भी है। तो मान लो मैंने इसको भी डिफ्रेंशिएट किया और देखा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मुझको एक्सेलरेशन मिल गया ए ओ, एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन ओ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये तीनों चीज़ें, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें पर्सन ए की इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। अभी आपस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले एक फिक्स ओरिजिन की बात कर लेंगे, फिर आपस की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है जो बता रहा हूँ। अब पर्सन बी पे आ जाओ। पर्सन बी की पोजीशन मुझको मिल गई थी, इस पोजीशन को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पर्सन बी की वेलोसिटी मुझको मिल गई। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि पर्सन बी की वेलोसिटी में कोई चेंज वेंज हो रहा है कि नहीं, तो इस वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसको डिफरेंशिएट किया और मुझको मिल गया एक्सेलरेशन एज ए बी ओ। अब ये ए बी ओ क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब तक इस बोर्ड पर फिगर में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं मैंने, ए के लिए, बी के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हैं। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब कह सकते हो कि ये भी रिलेटिव मोशन है यार, हमें ओ के रिलेटिव ए और बी को हम लोग मेज़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इन्हीं को मेज़र करेंगे तो ही रिलेटिव मोशन हुआ, हम ओ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो रिलेटिव टू ओ ये सारी चीज़ें हम लोग को मिल गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर मान लो हम लोग ये कहें कि ए और बी आपस में एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए देखना चाह रहा है कि बी की वेलोसिटी कितनी है मेरे रिस्पेक्ट में। अभी तक तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा वो नाप रहा था, अब ए की वेलोसिटी बी नापे और बी की वेलोसिटी ए नापे, और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते नापे, और रुकना नहीं है, जैसे चल लो वैसे चलते चलते ए देखेगा बी को, बी दिखेगा ए को। फिर जो इनकी पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह आएगी, ये आपस में ए और बी की बात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, पहले पोजीशन की बात करेंगे। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन निकालेंगे कैसे? जैसे सोचो ओ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन कैसे निकाल रहे थे, ओ से ए को मिला दिया था, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन कैसे निकालेंगे? मैंने बी से ए को मिला दिया, तो ये आ गया पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए या पर्सन ए विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन बी। ध्यान रखना, पोजीशन का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। पोजीशन ए का है बी के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन क्या होगा? बी से ए की तरफ, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। अब ये जो पोजीशन है ए का बी के रिस्पेक्ट में, हम लोग इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, लोग पढ़ चुके थे वन डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में जो पढ़ा था वही यहाँ पर ही फॉर्मूला है। अच्छा, जो मैंने कुछ नहीं लिखा है ए और बी के बाद, तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, या कोई भी एक हो जो दोनों के लिए कॉमन हो। इस बात का ध्यान रखना, बताया था ना कि हाँ, जिसके रिस्पेक्ट में ओ का हो उसी के रिस्पेक्ट में बी का भी हो। ये सब बहुत बहुत बेसिक बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। नॉट नेसेसरली कि हम इस फॉर्मूले को केवल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही नाप सकते हैं। मान लो मैंने ओरिजिन नहीं लिया, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल एक्स, उसके रिस्पेक्ट में बी और ए का पोजीशन अगर पता है तो भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए और बी का पोजीशन किसी कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, नॉट नेसेसरली कि वो ओरिजिन ही हो। कोई एक पॉइंट लेना था तो ले लिया, वही ओरिजिन कह दिया, ठीक है। तो नहीं लिखा हूँ तो समझना कि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है। अच्छा, वन डायमेंशन मोशन में जब इस फॉर्मूले को यूज़ करके पोजीशन निकालते थे तो हम लोग करते क्या थे?
अच्छा, वन डायमेंशन मोशन में क्या था कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल्स मूव करते थे, तो इधर को प्लस उधर को माइनस मान करके आर ए आर बी की वैल्यू साइन के साथ यूज़ करके हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर आर ए और आर बी देख लो एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं है। वन डायमेंशन में एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते थे, इधर वो उधर हो, लेकिन एक ही लाइन के लॉन्ग होते थे। यहाँ फिगर देख लो, यहाँ आर ए और आर बी एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस वाला काम नहीं कर सकते। पूरा प्रॉपर तगड़ा वेक्टर का मेथड जो पढ़े हो उस मेथड का यूज़ करना होगा। बस यही फ़र्क है रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन टू डायमेंशन। बाकी रत्ती भर का फ़र्क नहीं, सब कुछ वही है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट भी वही है। जैसे अच्छा, ये तो पोजीशन हो गया ए का बी के रिस्पेक्ट में। अब मुझको वेलोसिटी फाइंड करना हो तो देयरफॉर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को डिफ्रेंशिएट करूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर ए माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर बी। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अभी मिल रहा था कि आर ए को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिल रहा था, वी ए मिल रहा था, पार्टिकल ए की वेलोसिटी या पर्सन ए की वेलोसिटी। तो इट इज़ वी ए माइनस आर बी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो पर्सन बी का वेलोसिटी मिलेगा, तो इट इज़ वी बी। ये वी ए और वी बी मतलब वी ए ओ और वी बी ओ ही है, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, या कोई भी एक फिक्स पॉइंट, जो भी पॉइंट हो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला भी अब वेक्टर फॉर्मूला है। अब वेक्टर फॉर्म देख लो कि वी ए और वी बी का डायरेक्शन किधर है। ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्शन एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ बात नहीं बनेगी। बस इसको समझो ना यार कि वन डायमेंशन में हमारा क्या करना था, टू डायमेंशन में हमको क्या करना है। वन डायमेंशन में प्लस माइनस का काम हो जाएगा। यहाँ देख लो वी ए का डायरेक्शन किधर है, वी बी का डायरेक्शन किधर है, कहाँ से प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो वेक्टर का प्रॉपर तरीका हमको यूज़ करना होगा, बस यही फ़र्क है। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एज सीन फ्रॉम द पार्टिकल बी। इसका मतलब मैंने बताया था कि पार्टिकल ए की वेलोसिटी पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में जो निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि पार्टिकल बी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट में कर दिया जाए और फिर ए को देखा जाए। तो फिर ए को जब बी देखेगा तो जो ए की वेलोसिटी आएगी वही आएगी बी के रिस्पेक्ट में। बताया था ना कि किसी के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब ये होता है उसको रेस्ट में रख करके फिर देखा जाए। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल ए की वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल बी रेस्ट में होता तो उसको ए कैसा दिखता, किधर जा रहा होता, उसकी पोजीशन क्या होती, वही बी के रिस्पेक्ट में ए का पूरा रिलेटिव मोशन कहलाएगा। या अगर मैं तुमसे कहूँ बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए को रोक दो, ठहर जाओ और ठहर के इत्मीनान से बी को देख लो, तो जो बी तुमको दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव मोशन है। तो ये कहने का मतलब होता है कि रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट में कंसीडर करके देखा जाता है। इस बात को समझना, लेकिन मन में सवाल उठना लाजमी है कि सचलिब की बात समझ में आ भी गई कि ए के रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालने का मतलब ये हुआ कि बी को रेस्ट में रख दीजिए। रख देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी को रेस्ट में रख देंगे तो ये बी की जो वेलोसिटी है उसका करेंगे क्या, बताइए उसको क्या कर रहा है, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। भाई अच्छा खासा मूव कर रहा था, उसको रोक कर देखने का क्या मतलब है। ऐसा नहीं करेंगे, बी को ऑफकोर्स रोकेंगे, बी को रोक करके ए को दिखाएंगे, देखो ए को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बी को रोकेंगे तो जो कि बी की वेलोसिटी है उसको यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे पता है, उल्टा करके ए को दे देंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है उसको रेस्ट में कर दो
उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ए में ऐड कर दो। अभी बताऊंगा पूरा प्रोसेस, आगे समझा रहा हूँ खाली। सिमिलरली अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी फाइंड करना है तो कहने का मतलब ये होता है कि ए को तो रोक दो, पहले ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ए को रोक दो और ए की जो वेलोसिटी है उसको बी एक वेलोसिटी को फेंकना नहीं है, जिसको रेस्ट में कर रहे हो उसकी वेलोसिटी को बाकायदा यूज़ करना है। तो ए को रेस्ट में करके ए की वेलोसिटी को मैं बी को दूंगा मगर रिवर्स करके दूंगा। तो ये रिलेटिव मोशन निकालने, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है। यही फॉर्मूला है यार, कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला है। अरे यार इस फॉर्मूले को वी ए प्लस माइनस वी बी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि वी ए प्लस माइनस वी बी। क्या किया मैंने, ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड कर दिया। अरे माइनस मतलब क्या, रिवर्स करके ऐड तो हुआ। तो जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, यहाँ किसकी फाइंड करनी है, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होती है उसकी वेलोसिटी में दूसरे वाले का रिवर्स करके ऐड कर दो। यही रिलेटिव मोशन निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर यहाँ से ऐसे समझोगे तो भी समझ जाओगे कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में का मतलब ये हुआ कि ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को डायरेक्शन पलट करके ऐड कर दो। माइनस का मतलब क्या, डायरेक्शन पलट करके ऐड कर दो। ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ भी समझो, बस यहाँ घुसना चाहिए कि रिलेटिव मोशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। चलो सिमिलरली अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब इसका मतलब पर्सन बी की वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम पर्सन ए, पर्सन ए जो बी को देखेगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसका हुआ क्या मतलब कि पर्सन ए को रेस्ट में कर दो फिर बी को देखो, तो जो पर्सन ए को दिखाई देगा वो उसके रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी होगा। तो वी बी ए का फॉर्मूला वैसे बनेगा क्या, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है, बस तुमको ध्यान रखना है इस बात का कि ये वेक्टर एडिशन है या वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, उसके हिसाब से काम होगा। अगेन इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि वी बी प्लस माइनस वी, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब क्या हुआ कि बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक कॉन्सेप्ट, तरीका ये भी समझ सकते हो, ठीक है। इसको समझोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा और हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक्स होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ए और बी का वेलोसिटी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब मान लो कि ए और बी का जो वेलोसिटी है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वी ए और वी बी टाइम के साथ चेंज भी कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलेरेशन की भी बात होगी। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी ए बी, इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी ए माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी ए एंड वी बी। अब ए को डिफ्रेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए मिलेगा, और ये मुझको मिल जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। अगेन यहाँ पर जो नहीं लिखा है वो किसी कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। इट कुड बी एन ओरिजिन और इट कुड बी एनी पॉइंट एनीवेयर, ठीक है। हमें कोई एक पॉइंट चूज़ करना था, हमने ओरिजिन चूज़ कर लिया, ये कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको मैं अगर बताऊं तो अगेन ये भी वेक्टर फॉर्म में है। हम लोग रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला भी पढ़े थे वन डायमेंशन में,
और इसको भी हम लोगों ने साइन के साथ यूज़ किया था कि किसी एक को प्लस मान लो, किसी एक को माइनस मान लो। यहाँ तक कि जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन किए थे वहाँ पर भी एक प्लस और माइनस मान करके हम लोग लिफ्ट के अंदर नेट एक्सेशन फाइंड करते थे, कभी जी माइनस है, कभी जी प्लस है। तो वहाँ तो चल जाता था कि चलो एक लाइन के लॉन्ग ही है एक्सेलेरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेशन एक लाइन के लॉन्ग शायद ना हो, तो ठीक है, ना हो तो क्या दिक्कत है, वेक्टर का प्रोसेस यूज़ किया जाएगा। तो ये फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेशन ए और बी का आपस में। ओरिजिन के एस्पेक्ट में तो है, वो तो जो है तो वही है, किसी गिवन फ्रेम में जो है तो वही है। उस फ्रेम में अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो इनका आपस का जो वेलोसिटी होगा, आपस का जो एक्सेलरेशन होगा, वो हमको निकालने का आना चाहिए। ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस यही मात्र फॉर्मूला है। बस ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले हैं, वेक्टर फॉर्म का यूज़ करना होगा। 2 डायमेंशन मोशन है, प्लस माइनस से काम नहीं बनेगा। बाकायदा डायरेक्शन को देख, सब सिखाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, मगर पहले देखें तो मैं करना क्या है, 1D 2D में फ़र्क कहाँ पे है, कहाँ पे हमको अलर्ट रहना है, ताकि पता चले 1D अच्छे से कर लिए, एक लेवल बढ़ाते अब 2D पर चलेंगे। एक बात और, अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, VAB इज इक्वल टू माइनस VBA होता है, ठीक है। अगर A के रेस्पेक्ट में B फॉरवर्ड जा रहा है तो B के रेस्पेक्ट में A क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ये सबको पता है। तुम गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जा रहे हो, नीचे देखो ग्राउंड को क्या दिखा है, ग्राउंड पीछे जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम फॉरवर्ड जा रहे हैं और हमारे रिस्पेक्ट में ग्राउंड बैकवर्ड जा रहा है। तो अगर A के रिस्पेक्ट में B का वेलोसिटी पता है तो B के रिस्पेक्ट में A का बस उसका रिवर्स कर देना है तुमको, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, देखना, बस डायरेक्शन दोनों का रिवर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर हमको मॉड VAB इज इक्वल टू मॉड VBA, ये दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है, दोनों का मॉड सेम होगा। हाँ, डायरेक्शन का फ़र्क हो सकता है, और चूंकि ये 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जब 2 वेक्टर का निकालते हैं तो उसका तो फॉर्मूला वेक्टर में पढ़ चुके थे हम लोग। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट यू कॉल VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB कॉस ऑफ थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग दोनों वेक्टर का जो A और B के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है एक दूसरे की, वो फाइंड कर सकते हैं, उसका मॉड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए तो फिर पूरा प्रोसेस चेक करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने और कहाँ से आ गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। तो वेक्टर में 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये पूरा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इस फॉर्मूले का भी हम लोग जगह जगह पे यूज़ करेंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है वो डायरेक्शन का हमको ध्यान रखना है। जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला या एक्सेशन का फॉर्मूला, इस बात पे बहुत गौर करना है कि A और B का डायरेक्शन किधर है। या सब्ट्रैक्शन से करो, एडिशन से करो, जैसे वैसे करो, लेकिन एक्चुअल में क्या सही तरीका होगा, कैसे जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस करेंगे तो अलग अलग मेथड सीखेंगे कि फाइंड कैसे करते हैं, इसके पीछे मैथमेटिक्स कैसे लगाते हैं, वो तो अलग चीज़ है। पहले फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। तो ये है तुम्हारा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जो तुमको बहुत ध्यान से अच्छे से पूरी बात समझनी होगी। तो जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत शानदार चीज़ है, इसे कॉपी करो, डायग्राम के साथ नोट कर लो। कुछ और बातचीत करेंगे, इसमें चेंज ऑफ फ्रेम की बात भी करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि नॉट नेसेसरली कि हम लोग 2 पर्सन की बात करें, हम एक ही पर्सन की बात कर सकते हैं, अलग अलग फ्रेम से बात कर सकते हैं, तो उसको चेंज ऑफ फ्रेम कहा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ तो 2 पर्सन मूव कर रहे थे, उनके आपस की बात हो रही है, वहाँ पर एक ही पर्सन मूव करेगा, देखने की जगह बदल दिया, वहाँ पर भी रिलेटिव मोशन की ही बात होगी। दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ फ्रेम।
तो इसे कर लोगे तो चेंज ऑफ फ्रेम में कहानी हम शुरू करते हैं। डू इट फास्ट। अब चलो बात करते हैं बच्चों दो अलग अलग फ्रेम्स की। इलेक्ट्रिक मोशन हम लोग दो पर्सन का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे देख लिया। कभी कभी ऐसी बातें भी आएंगी जहाँ पर पे एक ही पर्सन होगा लेकिन देखने की जगह अलग अलग होगी, मतलब फ्रेम्स अलग अलग होंगे, तो वहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ फ्रेम, फ्रेम का चेंज होना। किसी चीज़ को तुम एक जगह से देख रहे हो, उसी चीज़ को किसी दूसरे जगह से जाके देखो, तो दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ फ्रेम। हम किसी स्टार को बताया था ना एकदम फर्स्ट क्लास में, किसी स्टार को हम अर्थ के सरफेस से देख रहे हैं, उसी को मून से देखें, दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ फ्रेम। किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं, एक मूविंग लिफ्ट से देखें, दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ फ्रेम। किसी चीज़ को हम ग्राउंड से देख रहे हैं, एक चलती ट्रेन से देखें, दैट इज़ चेंज ऑफ फ्रेम। इनफैक्ट एक ही चीज़ को दो ट्रेन से देखें जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, दैट इज़ चेंज ऑफ फ्रेम। तो एक ही ऑब्जेक्ट को अगर दो ऐसी जगहों से देखा जाए जो जगह ही आपस में अलग अलग है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है मगर प्लेस आर डिफरेंट, दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ फ्रेम। तो वहाँ पर भी बच्चों रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। एज फॉर एग्जांपल हम किसी एयरप्लेन को देख रहे हैं ग्राउंड से खड़े होकर के, ग्राउंड मेरा एक फ्रेम है, तो ग्राउंड से खड़े होकर के मैं किसी एयरप्लेन को देख रहा हूँ जा रहा है, उसी एयरप्लेन को दूसरा पर्सन देख रहा है ट्रेन से, और ट्रेन में सफ़र कर वो देख रहा है कि एयरप्लेन जा रहा है। तो मेरे रिस्पेक्ट में उस एयरप्लेन का जो ऑब्जर्वेशन होगा और ट्रेन में बैठे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन को उस प्लेन का ऑब्जर्वेशन होगा वो डिफरेंट होंगे, दैट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पर भी वही रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसको भी समझते हैं, सब कुछ सेम है, मगर थोड़ा सा ये ना रहे कि यार ये चीज़ कैसे होती है। सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जब करे तो यहाँ पर कोई एकदम कन्फ्यूज़न ना रहे, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। देखो मैंने मान लिया दो फ्रेम है एस और एस डैश, फॉर डिफरेंट मैंने मान लिया कि जो एस फ्रेम है वो रेस्ट में है और एस डैश फ्रेम जो है वो मोशन में है, ताकि दोनों फ्रेम्स में डिफरेंस हो। अगर मैं अच्छा चेंज ऑफ फ्रेम का मतलब चेंज भी होना चाहिए। अगर मैं ग्राउंड पे एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया तो शायद हमको वो डिफरेंस ना मिले। तो चेंज ऑफ फ्रेम में फ्रेम्स में जब डिफरेंस होगा तो ही तुमको ऑब्जर्वेशन में सब कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मान लो मैंने क्या किया कि दो फ्रेम ले लिया और दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने मान लिया कि एक फ्रेम रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम मोशन में। जस्ट लाइक एक ग्राउंड है, एक चलता हुआ ट्रेन है, और दोनों जगहों से एक ऑब्जेक्ट को हमको ऑब्जर्व करना है। तो मान लिया बच्चों यहाँ पर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दैट इज़ पॉइंट पी। इस पॉइंट पी को मैं दोनों फ्रेम से ऑब्जर्व करता हूँ। पहले फ्रेम से ऑब्जर्व किया तो इसकी पोजीशन, चलो मैं पी को मान लेता हूँ, इसकी पोजीशन इस फ्रेम के ओरिजिन ओ, इसका मान लिया ओ डैश। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पी का पोजीशन लेट अस कॉल्ड आर पी एस। आर पी एस का मतलब पार्टिकल की पोजीशन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। फिर उसको मैंने मिला दिया ओ डैश से, तो ये जो पोजीशन मिला पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, एस डैश के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है। और फिर मैं यहाँ से अगर मिला दूँ तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ तक क्लियर है। तो दो अलग अलग फ्रेम थे, एक एस फ्रेम था, एक एस डैश फ्रेम था। एस फ्रेम रेस्ट में था, एस डैश फ्रेम मोशन में था। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो कि एक ग्राउंड है और एक चलता हुआ ट्रेन है। एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़े होकर के अपना वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में है जो मोशन में है और वो उस फ्रेम से खड़ा होकर के ऑब्जर्वेशन ले रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सारी बातें ऑब्जर्व करेगा। ये ऑब्जर्वर जो है वो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में सारी बातें ऑब्जर्व करेगा। सारी बातें मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेशन, इन्हीं तीन का बात हम लोग करते हैं। तो ये जो पोजीशन है आरपीएस, ये क्या है? ये है एस डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन,
और ये आर पी एस डैश क्या है, ये एस डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पी की पोजीशन, और ये आर एस डैश एस क्या है, एस के रिस्पेक्ट में एस डैश की पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्राउंड, ट्रेन और ये कोई चलता हुआ पार्टिकल, कोई एयरप्लेन या वॉटएवर जो तुम मान लो। तो एयरप्लेन को ऑब्जर्व किया, एक बार ग्राउंड से एक बार ट्रेन से, या एक ही समय में एक लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, एक लोग ट्रेन पे बैठे हैं और वो पी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं वेक्टर फॉर्मूला लगाऊं तो वेक्टर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस हो सकता है ना। या कैसे करते हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी होता है ना। तो वेक्टर ए, ये वेक्टर ए ले लिया, प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको फिगर से चेक करूं तो इन तीनों वेक्टर में, तीनों मतलब आर पी एस डैश और आर एस डैश एस में कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। आर पी एस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, आर एस डैश एस प्लस आर पी एस डैश, और प्लस है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर पी एस इज इक्वल टू आर पी एस डैश प्लस आर एस डैश एस। ठीक है, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अब ये तो पोजीशन है। अब ये आरपीएस जैसे चेंज करेगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ आरपीएस इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आरपीएस डैश प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर एस डैश एस। ये पोजीशन जैसे चेंज कर रही होगी वो कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी। ये पोजीशन जैसे चेंज कर रही होगी वो कहलाएगा इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये जैसे चेंज कर रहा होगा वो कहलाएगा फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में एस डैश की वेलोसिटी, और मोशन में तो है ही है वो। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मिल गया बालक मुझको वी पी एस इज इक्वल टू, ये मिल गया वी पी एस डैश और ये मिल गया वी एस डैश एस। यही फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है रिलेटिव मोशन में। अगर हमें एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ा समझ लिया जाए। वी पी एस क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम से। वी पी एस डैश क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे फ्रेम से। वी एस डैश एस क्या है, एक फ्रेम की वेलोसिटी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो मतलब ये कहने का है कि अगर किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मुझको पता है तो दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता कर सकते हैं, बशर्ते दोनों फ्रेम का आपस का वेलोसिटी पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने तुमको क्या बताया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एयरप्लेन का वेलोसिटी पता है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में एयरप्लेन का वेलोसिटी चाहिए, तो ट्रेन और ग्राउंड का आपस का रिलेटिव वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर दो फ्रेम का आपस का वेलोसिटी पता है कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश का आपस का रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो किसी एक फ्रेम में अगर वेलोसिटी पता होगा किसी पार्टिकल का, दूसरे फ्रेम से निकाल सकते। देख लो इस फॉर्मूले को, अगर मुझको ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू पता करने के लिए ये चाहिए कि नहीं, और ये क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक फ्रेम से, और ये क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी किसी दूसरे फ्रेम से, और ये क्या है, फ्रेम्स का आपस का वेलोसिटी। अगर तुमको मैं ये अर्थ मून और स्टार में इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ, अर्थ मून और स्टार में इस फॉर्मूले को बताऊँ, तो अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में मुझको किसी स्टार की वेलोसिटी पता है और मून के रिस्पेक्ट में उस स्टार की वेलोसिटी मुझको चाहिए, तो उसके लिए अर्थ और मून का आपस का वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए।
तो किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी पता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो उसी ऑब्जेक्ट की, बशर्ते फ्रेम्स का आपस का रिलेटिव वेलोसिटी तुमको बस पता होना चाहिए। वही तुम्हारा कहलाता है चेंज ऑफ फ्रेम। मतलब कल को अगर हम अर्थ से मून पर गए, मार्स पर गए, तो हमें दिक्कत ना आए, या बिना अगर हम मार्स पर गए, हम लोग बिना मार्स पे गए, मार्स के रिस्पेक्ट में या मून के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते उस मार्स का या मून का अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो फ्रेम्स का आपस का अगर वेलोसिटी पता होगा ना, तो चेंज ऑफ फ्रेम बड़ा आसान काम होता है। तुम कभी भी यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते फ्रेम्स का आपस का रिलेटिव वेलोसिटी पता होना चाहिए। यही तुम्हारा फॉर्मूला कहता है। आपको कैसा, वो तो नेगेटिव था, ये तो पॉजिटिव है, कहाँ से दोनों सेम है? देखो अभी कहाँ से सेम है। इस फॉर्मूले को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, वी पी एस इज इक्वल टू वी पी एस डैश प्लस माइनस वी एस एस डैश कह सकते हैं। बताया था ना, ऑर्डर चेंज करोगे नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या बन गया, वी पी एस इज इक्वल टू वी पी एस डैश माइनस वी एस एस डैश। हो गया ना। वी पी एस इज इक्वल टू वी पी माइनस वी एस, और दोनों जगह एस डैश क्या है, कॉमन। मैंने कहा था कि कॉमन के रिस्पेक्ट में दोनों का वेलोसिटी होना चाहिए, विच कैन रिटन एज सिंपली वी पी माइनस वी एस। तो वी पी एस इज इक्वल टू वी पी माइनस वी एस। सिंपल है, कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला जो वहाँ पढ़ा था पर्सन ए और पर्सन बी पे। तो ये चेंज ऑफ फ्रेम हमको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ फर्दर, अगर इसको मैं फिर डिफ्रेंशिएट करूँ, तो मुझको एक चीज़ और मिल सकती है, ए पी एस इज इक्वल टू ए पी एस डैश प्लस ए एस डैश एस मिल सकती है। मतलब अगर फ्रेम्स का आपस का एक्सलेशन पता है, एस डैश का एक्सलेशन एस के रिस्पेक्ट में, तो पार्टिकल का एक्सेशन दोनों फ्रेम से पता कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए वेव फॉर्म एक्सेशन पर भी काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस इफ वी एस डैश एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो फ्रेम एस डैश मूव तो कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है एस के रिस्पेक्ट में। तो अगर एस डैश की वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक्सलेशन एस डैश का एस के रिस्पेक्ट में 0 है, और अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए पी एस इज इक्वल टू ए पी एस डैश। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस बात का ध्यान रखना। क्या है सुन लो, अगर कोई एक फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों फ्रेम से एक्सलेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो हो सकता है कि दो अलग अलग फ्रेम से वेलोसिटी डिफरेंट आए लेकिन एक्सेशन सेम आ जाए। इस बात को ध्यान रखना, नॉट नेसेसरली कि दो अलग अलग फ्रेम से वेलोसिटी और एक्सेशन दोनों डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग जगहों से, दो अलग अलग फ्रेम से वेलोसिटी डिफरेंट आ सकती है लेकिन एक्सेशन सेम आ सकता है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि जो फ्रेम मूव कर रहा हो, जो फ्रेम्स के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। अगर ऐसा है कि दो फ्रेम के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हो सकता है कि दोनों से देखने पर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी तो डिफरेंट आ सकता है लेकिन पार्टिकल का एक्सलेशन दोनों फ्रेम से सेम आएगा। तो ये सब बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो तुमको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं बच्चों चेंज ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में हम लोग दो चीज़ों को समझेंगे। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो दो पर्सन होंगे, उनका आपस का रिलेटिव मोशन होगा, या तो एक ही पर्सन होगा जिसको दो जगहों से देखा जाएगा
तो वहाँ भी रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ भी रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से दोनों को समझेंगे और कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा आज का रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जो कि बहुत बेसिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत ईजी है। पूरा 1 डायमेंशन का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, ये पूरा वेक्टर फॉर्म को यूज़ करके होगा, सिंपल नहीं होगा। साइन कन्वेंशन हम लोग 1D में यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर वो चीज़ें दिक्कत कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को अच्छे से देख लो। जो बारीकी कॉन्सेप्ट्स बताया है उसे कॉपी पर नोट डाउन कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और इसको डीप में समझेंगे, रिलेटिव मोशन को और किस किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमको और आसान हो जाए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ रिलेटिव मोशन के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ। इस वीडियो को अच्छे से देख लो, कॉपी पे नोट डाउन कर लो, और अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।